अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। हेडिंग है 6.1 भौतिक परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.1 कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? क्रियाकलाप 6.2 अपनी कक्षा के ब्लैकबोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चाक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चाक के आकार में बेल कर सूखने दें। क्या आप चाक के चूर्ण से फिर चाक बना सकते हैं? क्रियाकलाप 6.3 कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण, बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? क्रियाकलाप 6.4 एक पात्र में थोड़ा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलता दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? क्रियाकलाप 6.4 एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को दबाइए। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? क्रियाकलाप 6.5 सावधानी ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। उसके मुक्त सिरे के अग्र यानी अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चाक के अमाप साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। हेडिंग है 6.2 रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लान आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी हो में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ लौह से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। क्रियाकलाप 6.6 शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए सावधानी
मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। मैग्नीशियम की पतली पट्टी यानी फीता अथवा तार का एक टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत यानी सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म यानी पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। भस्म को एकत्रित करके इनमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय? भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस जल H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। ध्यान दें कि यहाँ लिखित समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही यह छात्रों से अपेक्षित है। समीकरण का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड यही MgO प्लस जल H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। क्रियाकलाप 6.7 शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक प्रश्नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील का भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 का होल। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 नीला थोथा प्लस लोहा Fe। आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 हरा प्लस कॉपर Cu भूरा निक्षेप। क्रियाकलाप 6.8 किसी प्रश्नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की धुन सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? प्रश्नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। सिरका यानी एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O।
जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अपक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अपक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लौह अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। औषधि भी रासायनिक अपक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योद उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों, डिटर्जेंट्स को रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों यानी पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। नंबर 1, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। दूसरा है ध्वनि का उत्पन्न होना। तीसरा, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। चौथा, रंग में परिवर्तन होना। पांचवा, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती हैं। संभवतः आपने देखा होगा, यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे रखकर कुछ देर ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अध्याय 1 में हमने पढ़ा था पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बूझो ने पूछा। पहेली कह रही है। पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी रासायनिक परिवर्तन होती है। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था।
क्या उदासीनीकरण की अपक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? हेडिंग है 6.3 लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से प्लस जल H2O अपक्रिया करके बनते हैं जंग, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। पहेली, ओह, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन गल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे की पाइप यसद लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है? पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। क्रियाकलाप 6.4 क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक यानी लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता तथा किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना असंभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार ना छोड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। आपने क्या सीखा? परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थ को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है।